लिखा जी। चलिए जी, जनरल एंट्री के बाद कंसेप्ट 3 भी लिखना होगा। फिर मैं एक बार देख लूं। लिखो बेटे, कंसेप्ट 3 लिखो, मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन। हम चैप्टर कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेटे कंसोलिडेशन का मीनिंग तो पता ही होना चाहिए। लिखो बेटे, पहली चीज तो इतनी प्यारी लिखी है, कंसोलिडेशन का मतलब है रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विद एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये जैसे आपने अभी एंट्री लिखी थी, ये वही है बेटे, उसी की एंट्री है ये। भले वहीं पर एंट्री दोबारा लिख लो। अभी ये लिखा ना आपने, ये यहाँ पे लिख रहे हो कंसोलिडेशन मींस दिस दिस, यहाँ पर एंट्री वो वाली दोबारा लिखो, दोबारा लिखो। कौन सी? ये वाली भी बता रहा हूँ, रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विद नेट एसेट्स ऑफ इन्वेस्टी। यहाँ पर ये वाली एंट्री लिखो, अभी समझा दूंगा, लिख लो। नॉन करंट एसेट्स डेबिट, या ऐसे पूरा लिखना है तो नॉन करंट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी डेबिट, current assets of subsidiary company debit, to invest to non-current liabilities of subsidiary company, to current liabilities of subsidiary company, to investments in subsidiary। आराम से बेटे, बहुत बढ़िया बात बोल गया मैं भूपेश आनंद आपके सामने बहुत बड़ी बात बोल गया जी। मैं इसको लिख के दिखा रहा हूं, एंट्री लिखिएगा, नॉन करंट एसेट्स। कौन पास कर रहा है? बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। अभी कुछ भी नहीं बताया जी मैंने, तो अभी सब बताना है, घबराने की बात है ही नहीं, सब बताना है बेटे। बस एक एंट्री तो लिखो, नॉन करंट एसेट्स इन सब्सिडरी कंपनी डेबिट, करंट एसेट्स इन सब्सिडरी कंपनी डेबिट। मैंने कहा अगर ये एंट्री समझ आ गई तो 35 क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ध्यान से बेटे, टू नॉन करंट लायबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी कंपनी, टू करंट लायबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी कंपनी, टू इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी कंपनी। आराम से बेटे, आराम से, बाय होल्डिंग। बेटे ये दोनों डेबिट है, ये दोनों बेटे क्रेडिट है। आराम से पहले लिख लो, वहीं पे लिख लो, फायदे में रहोगे, प्लीज लिख लो, प्लीज लिख लो, दोबारा लिख लो, मैं फिर कहता हूं फायदे में रहोगे। तो बेटे ए पॉइंट लिख लिया हो तो बी पॉइंट में लिख लो। इफ इन्वेस्टमेंट्स आर शोन एज इट इज, अंडरलाइन कर दीजिए हाइलाइटर से। बेटे इतना कीमती लाइन पढ़ रहे हो आप। ऊपर लिखा है रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, नीचे लिखा है इफ इन्वेस्टमेंट्स इज शोन एज इट इज, तो उसका नाम कंसोलिडेटेड नहीं होता, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट होता है। अब लिखें,
लिख लिया जी बेटे, इसमें अंडरलाइन कर देना सेपरेट बैलेंस शीट, इंडिविजुअल बैलेंस शीट और स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। सी पॉइंट लिखो जी। While replacing investments, we will not add equity share capital because we are not adding fixed assets, rather only substituting investments to assets and liabilities। मैं इस सी पॉइंट को 1 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाऊंगा। ए पॉइंट 5 करोड़, बी पॉइंट 50 लाख, सी पॉइंट 1 करोड़ की कीमत होगी। अभी आप लिख ले 35 क्वेश्चन इस एबीसी से हो सकते हैं। लिख ले बेटे। बेटे आपको गले में हल्का सा दिक्कत लग रही है इसलिए पानी पी रहा हूँ बेटे। मैं पूछ नहीं पा रहा आपको, लेकिन मैं क्या करूँ, चाय तो पी नहीं रहा बेटे, पानी है। पानी तो आप भी घर में पी सकते हो, ये पानी है बेटे। बेटे कंसोलिडेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह की कंसोलिडेशन होती है, फुल एंड पार्शियल। ऑस्ट्रेलिया में पार्शियल चलती है, न्यूजीलैंड में पार्शियल चलती है, लेकिन अब आईएफआरएस आ गई है तो अब हमें फुल कंसोलिडेशन करनी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो। बेटे मैं अकाउंट्स दुनिया के लिए करा रहा हूं उस समय आईएफआरएस के हिसाब से। लिखो बेटे। लिख ले जी, बस जी बस लास्ट लिखना है और बस बेटा कंसेप्ट 4 तक ही लिखना और कुछ नहीं। बस सपनों वाली बैलेंस शीट लिख दो जी। कंसेप्ट 4 सपनों वाली बैलेंस शीट। सपनों वाली, सपनों वाली, सपनों वाली। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का नाम मैंने रखा है सपनों वाली। सपनों की रानी कब आएगी तू, सपनों की रानी कब आएगी तू, आजा। बेटे प्लीज ए पॉइंट लिखे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कह दे, सपनों वाली बैलेंस शीट कह दे, या कंट्रोल्ड बैलेंस शीट कह दे, बात एक ही है मेरे बेटे। बी पॉइंट control can be acquired in following ways. When one company holds more than 50% voting power of another company, अभी बताया, and when one company has the power of composing board of directors, ये भी बताऊंगा। टाटा ग्रुप, जमशेदजी टाटा थे, रतन टाटा, अभी देखेंगे। लिख लिया जी, बस बेटे और लिखना नहीं है मेरे हिसाब से, तो आज लिखना ही नहीं है वो। मैं जो भी बातें अभी तक लिखी हैं उनको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कराऊंगा। अभी मैं कंसेप्ट वाला पेज भी नहीं खोल रहा, थ्योरी वाला पेज भी नहीं खोल रहा, सीधा मैं क्वेश्चंस में आ रहा हूं। तो आप सभी क्वेश्चंस वाले उसमें आ जाए, एक बार सभी आ जाए।
सभी आ जाए, आइए। हाँ बेटा, मैं बेटे ये कह रहा था कि आपको मैं सारा कुछ खुद ही अभी पहले 2-3 क्वेश्चंस करके समझा दूंगा। आप बिल्कुल अपना मुंह फटा ना करें। पहले 3 क्वेश्चंस तो आज हम कर ही डालेंगे और हम उसमें कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। भले वो क्वेश्चन है इजी, लेकिन आपको उनमें कंसेप्ट समझने का, मैं एक एक पॉइंट को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए जी, क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आप सब निकाल लें। मैंने तो निकाल लिया जी। आप ही की स्टडी की पहली इलस्ट्रेशन है, आप ही की स्टडी की पहली इलस्ट्रेशन है, ये मैंने रखी है। ये देखिए जी, मुझे उम्मीद है कि आपने फाइनल अकाउंट्स की क्लासेस 10 लेक्चर्स देख लिए होंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में मैंने नए फॉर्मेट कंपनी एक्ट 2013 की बातें की हैं और ये बैलेंस शीट सारी बेटे नए फॉर्मेट्स में ही आ रही है। ठीक है जी, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करें। ऊपर लिखा हुआ मैंने कंसेप्ट 1 to 4। बेटे अभी तक आपने 4 ही कंसेप्ट लिखे और मैं इन्हीं चारों कंसेप्ट को समझाना चाहता हूँ, बट मैं इस चैप्टर में थोड़ा सा अलग से मेथड ले रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही प्रीशियस है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा। मैं बेटे 3 क्वेश्चंस अभी कर डालूंगा, बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें, प्लीज पढ़ें, पढ़ें बेटे। बेटे बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, दो कंपनियां बेटे, एक का नाम है एच, दूसरी का नाम है एस। और जनरली बेटे हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना, अगर एच और एस का नाम लिखा हो तो आप समझ आना, एच जो है वो होल्डिंग कंपनी होगी, होल्डिंग को बड़ा ना लिखकर एच लिख दिया और सब्सिडरी का पूरा नाम ना लिखकर एस लिख दिया, तो आप समझ आना होल्डिंग और सब्सिडरी ही है। ठीक है जी। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल देखिए, होल्डिंग की 6 लाख और एक शेयर 100 रुपए का, तो 6000 शेयर हुए, और सब्सिडरी के बेटे 2000 शेयर हुए। ठीक है जी। रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, होल्डिंग का तो दिया हुआ है 80,000, एस का नहीं दिया। करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल, होल्डिंग का भी सब्सिडी का भी। नॉन करंट एसेट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने फाइनल अकाउंट्स की क्लास कर ली होगी, क्योंकि तभी ये बैलेंस शीट समझ आएगी, ये नया फॉर्मेट है। ठीक है जी। फिक्स एसेट्स, और नीचे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग कंपनी ने, सब्सिडरी कंपनी की, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 2000 शेयर्स खरीदे। देख लीजिए आप, 2000 शेयर्स एट कॉस्ट, 2 लाख के ही खरीदे। वैसे बेटे 2 लाख से कम के भी खरीद सकते हैं, 2 लाख से ज्यादा के भी मिल सकते हैं, क्योंकि बेटे ये शेयर्स हमें स्टॉक एक्सचेंज से लेने होते हैं। तो बेटे प्राइस जो भी चल रहा हो, यहाँ पे तो कॉस्ट है, नीचे लिखा है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आराम से बेटे, मैंने नीचे आंसर लिख भी दिया, लेकिन मैं करूंगा नहीं, पहले पढ़िए, अब दोबारा पढ़िए। पहला क्वेश्चन तो देखिए, कसम होगी अगर ध्यान से ना पढ़ा, कमर सीधी कर लो, रजिस्टर खोल लो, कैलकुलेटर बाहर निकाल लो, जो सोएगा वो उसका भाग्य सो जाएगा इस समय, अगर आने वाले 2-3 क्वेश्चन आपने ध्यान से ना किए। जैसे जैसे कहूंगा वैसे वैसे शुरू की 3-4 क्लासेस में करना, समझ आ जाएगा पूरा कंसेप्ट। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं जो ना समझ आए, और जो मेथड मैं बताऊंगा
उससे इजी मेथड बना ही नहीं। और बोलो, चलो खड़े हो, पानी पी के आ जाओ, नींद आ रही है। मैं भी पी रहा हूँ, अभी पियो। पढ़ लिया? अब सुनो जी, ध्यान से सुनो। पहले मैं कुछ बातें लिखवा रहा हूँ, आप उन बातों को ध्यान से देखना कि मैं क्या बोलता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ये मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ पहले। अच्छा, जो भी नोट्स होते हैं आपको पता ही है वो घर के लिए होते हैं, और जब मैं लिखाऊंगा वर्किंग नोट्स तो वो पेपर में लिखने के लिए होते हैं, पेपर में लिखने के लिए। ठीक है जी? तो मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, आप पहले नोट लिखिए। नोट नंबर 1, H Limited is holding 100% voting power in S Limited because 2000 equity shares are being purchased. 2000 equity shares are being purchased by H Limited in S Limited. H ने S के 100% शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। ठीक है जी? Hence, H Limited is named as holding company as per Companies Act 2013, and S Limited is named as 100% owned subsidiary as per Companies Act 2013. ओन 100% मैंने यूज किया ये वर्ड समझाने के लिए। नोट नंबर 2, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इन शेयर्स, आराम से, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इन शेयर्स बाय H in S, percentage of holding in shares by H in S can be calculated as follows. नंबर ऑफ, मैं कहता हूं जी, अगर आपने शुरू की 4-5 क्लासें भी कर ली ध्यान से, इस दुनिया में मेरे से बढ़िया कोई समझा नहीं पाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मैं स्पेशल इफेक्ट्स दे रहा हूं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, क्योंकि ये चैप्टर बहुत कीमती है। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड
by holding company in a subsidiary company upon total number of shares of सब्सिडरी कंपनी। आराम से बेटे, कोई टेंशन है ही नहीं। इनटू 100। मैं तो एक छोटी छोटी बात भी समझाऊंगा, आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि मैं इतनी दूर से समझा रहा हूं। आपको फेस टू फेस से भी ज्यादा समझ आएगा, और जो मेथड मैं कराऊंगा दुनिया में कोई नहीं करा पाएगा। बेटे प्यार है, प्यार किया है। आराम से लिख लो। नोट 1 लिख लिया, नोट 2 लिख लो, नोट 2 लिख लो। 2000 equity shares, 2000 equity shares upon are held, are purchased by H Limited in S Limited upon 2000 equity shares, that is total number of equity shares of S Limited। तो बेटे रेशो क्या आ गई? 2000 अपॉन 2000 इंटू 100 इज इक्वल टू 100%। वही लिखा था बेटे। नोट 3, as per Companies Act 2013, now it is compulsory to prepare consolidated combined बैलेंस शीट। अब क्योंकि बैलेंस शीट ही दी है तो इसलिए मैं खाली बैलेंस शीट लिख रहा हूं। बाय होल्डिंग कंपनी इन सेम फॉर्मेट along with सब्सिडरी कंपनी। आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दी नहीं। बेटे कंपनीज एक्ट 2013 अब कंपलसरी कह रहा है कि आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। नोट नंबर 4, separate balance sheet of H Limited and S Limited are specified in the question। separate balance sheets तो बेटे क्वेश्चन में दी हुई है। it may be noted that separate balance sheets are also named as stand alone balance sheets। stand alone, अकेले खड़े हो, या तो सेपरेट बोल दो या स्टैंड अलोन बोल दो। नोट नंबर 5, stand alone balance sheet of holding company does not show a true and fair view
does not show a true and fair view to the equity shareholders of H Limited, because because just showing investments in S Limited under holding companies standalone balance sheet, because just showing investment in S Limited, इसको हाईलाइट कर दीजिए, just showing investments in S Limited under holding company standalone balance sheet does not gives a clear picture. So it is important now to prepare, या कंपल्सरी समझ लें, इंपॉर्टेंट नहीं लगे ज्यादा बेटर वर्ड है कंपल्सरी. It is now important or it is compulsory to prepare consolidated balance sheet. बस बेटे एक नोट और रह गया है, भले आपको ये सब आता है फिर भी लिखें, फायदे में रहेंगे. मैं फिर कह रहा हूं बार बार, मैंने ऐसा किसी चैप्टर में पहले नहीं कहा. ये देखिए जी, नोट 1, नोट 2. बेटे आंसर तो मैं 1 सेकंड में कर दूंगा, आंसर तो प्रिंट भी कर दिया है, फिर मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं आपको कुछ देना चाह रहा हूं ज्यादा. नोट 6, गोल्डन रूल. बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गोल्डन रूल ऑफ प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. आराम से बेटे, गोल्डन रूल ऑफ प्रिपेयरिंग consolidated balance sheet is to replace का मतलब बदल दो, to replace investments in S Limited by assets and liabilities, by assets and liabilities of S Limited. Full stop. Following is golden entry. Following is golden general entry. Non-current assets in S Limited. Current assets in S Limited. 2. Non-current liabilities in S Limited. 2. Current liabilities in S Limited. 2. Investments in S Limited. आराम से बेटे, कोई मुश्किल है ही नहीं जब किया इरादा पक्का. कोई मुश्किल नहीं है, कोई चीज नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का. जब किया इरादा पक्का मेरे बेटे, पक्का मेरे बेटे. मैं
ने जो लिखवाना था लिखवा दिया। मैं चाहता हूं कि आप इन नोट्स को पढ़ लें और मैं इसके ऊपर कुछ टिप्पणियां करूंगा, कुछ बोलूंगा और आपको समझ आएगा। मैं बोलती, आपको समझ आती, मैं रुकती, पहले आप सारे नोट्स एक बार दोबारा पढ़ती, मैं पानी पीती। मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं। दोस्तों, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए। बेटे, मैं एक बात बताने जा रहा हूं। अभी थोड़ी देर के अंदर मैं जो बातें समझाऊंगा आपको ध्यान से सुनना है। बेटे, भले आप दूर बैठे हैं लेकिन ध्यान से सुन सकते हैं जो मैं कहने जा रहा हूं। मैंने कहा, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 51% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स अगर खरीद लेती है, कहां से खरीद लेगी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, या प्राइवेटली भी खरीद लेती है। अब जो कंपनीज लिस्टेड नहीं है प्राइवेटली खरीद लेती है, तो इस कंपनी को कंबाइंड बैलेंस शीट बनाना जरूरी हो जाता है। इस कंपनी को कंबाइंड बैलेंस शीट बनाना जरूरी हो जाता है। अब बेटे, कंबाइंड बैलेंस शीट है क्या? कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे मैं कहता हूं जी, एच लिमिटेड की बैलेंस शीट देखो आप ध्यान से, अभी सब्सिडरी की छोड़ दो, मैं पहले एच की बता रहा हूं। एच में देखिए, आपने लिखा है शेयर कैपिटल 6 लाख, फिर लिखा है जी रिजर्व एंड सरप्लस 80,000, फिर लिखा है जी ट्रेड पेबल 75,000, और टोटल कितना आ रहा है जी 7,55,000, और फिर लिखा है जी नॉन करंट एसेट्स 5,55,000। करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स इन एस लिमिटेड 2 लाख। बेटे, टोटल करें तो ये भी 7,55,000 आ रहा है। मैं कह रहा हूं कंबाइंड बैलेंस शीट का मतलब क्या है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब क्या है? एक गोल्डन रूल समझ लो। अगर मैं खाली इन्वेस्टमेंट दिखाता हूं तो उससे ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आती। हमने एक पोटली ये इन्वेस्टमेंट दिखा दी, बेटे पोटली बंद है, इससे ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आती। ये बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब है आप इस पोटली को खोल के दिखाएं। मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट यहां पे की है 2 लाख रुपए की, इसको खोल के दिखाएं, इसमें से क्या क्या निकलेगा वो दिखाएं। अब आप मुझे बताइए, मैं अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, मैं अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं, तो मेरे पास उस कंपनी के एसेट्स का भी और लायबिलिटीज का भी हक आ गया या नहीं? सोचने की बात है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कहता हूं जी मेरे पास उस कंपनी की कंट्रोलिंग पावर है। इसका मतलब मेरे पास उस कंपनी के एसेट्स को कंट्रोल करने की, और जो लायबिलिटीज है वो भी मेरी है, एसेट्स भी मेरे हैं। या मैं कहूं मेरे पास उस कंपनी की कंट्रोलिंग पावर है। अभी तक तो मैं कंट्रोलिंग पावर दिखा रहा था। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में
आपने कंट्रोलिंग पावर नहीं दिखानी, उस पावर से जो जो मिलेगा उसको दिखाना है। मैंने कहा उस पावर से दो ही चीजें मिलती है, एक एसेट्स, एसेट्स भी दो हो गए आजकल तो कंसोलिडेट न्यू शेड्यूल के हिसाब से, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और दो लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। सोचने की बात है बेटे, कोई टेंशन है ही नहीं। मैं कह रहा हूं होल्डिंग कंपनी को अब अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टली बंद करके नहीं दिखानी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब उसने जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी कंपनी में की हुई है उनको खोल खोल के दिखाना है। मतलब अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करता हूं तो जितने परसेंट में होल्ड करता हूं उस कंपनी के उतने परसेंट एसेट्स का मालिक मैं हूं और उसकी लायबिलिटीज की देनदारी मेरी है। मतलब मैं उस कंपनी के नेट एसेट्स का मालिक हूं। एसेट्स में से लायबिलिटीज कम करके जो एसेट्स बच गए उसका मैं मालिक हूं। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में मैं क्या करूंगा, उस पोटली को खोल के दिखाऊंगा। पोटली कौन सी बेटे, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, दिवाली के दिनों में आप अनार जलाते हो या नहीं बेटे? इसके अंदर बहुत कुछ भरा होता है या नहीं? और यहाँ पर आग लगाते हो या नहीं बेटे? मैंने कहा यही तो है पोटली बेटे। अनार, अनार यही तो है मेरे बेटे। अनार जो 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 पटाखे होते हैं तो बेटे अनार जलता है। ये लो अनार जला। मैंने कहा अभी तक मैं इसको पोटली में दिखा रहा था। पोटली मतलब 2 लाख रुपए की मैंने इन्वेस्टमेंट की है और मैं इन्वेस्टमेंट भी दिखा रहा था बस। तो बेटे मैं कहूंगा कि मैंने पोटली दिखाई अपनी बैलेंस शीट में, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में। अब नहीं, अब क्या करना है, इस पोटली को खोलना है, को खोलना है और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से मुझे क्या क्या मिलेगा बेटे? मुझे एसेट्स मिलेंगे और लायबिलिटीज मिलेंगी, मतलब मुझे नेट एसेट्स मिलेंगे। तो मैं इस पोटली को खोल दूंगा और मैं एसेट्स जो मिलेंगे किसके, एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट वहां की है। एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड, लायबिलिटीज ऑफ एस लिमिटेड। बेटे मैं एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड और लायबिलिटीज ऑफ एस लिमिटेड को दोनों को घटा दूंगा, नेट एसेट देख लूंगा कितने मिले। मतलब मैं पोर्टली को खोलूंगा, उसमें से जितने एसेट्स होंगे मैं अपने साथ उनको ऐड कर दूंगा और उसमें से जो लायबिलिटीज होंगी मैं अपने साथ उन लायबिलिटीज को भी ऐड कर दूंगा। बस बेटे जब मैं एसेट्स और लायबिलिटीज को ऐड कर दूंगा, क्यों ऐड कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से मुझे हक मिल रहा है। साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। बेटे मैंने जब एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, एच लिमिटेड ने एस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा रहा। उसमें से जो एसेट्स मिले और जो लायबिलिटीज मिली हैं उनको मैं अपने साथ ऐड करके दिखा रहा हूं बेटे। उसी का नाम है दिखा रहा हूं, उसी का नाम है बेटे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मैं करके दिखाता हूं, देखो ये बेटे 2 लाख है। मैं अब इस 2 लाख की जगह इसकी वजह से जो एसेट्स मिले, नॉन करंट एसेट्स, जो सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स हैं वो अब मेरे हो गए। ये देखिए अब मैं अलग से कर दूं, 2 लाख रुपए की मैंने ये इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, इसको मैंने खोला तो इसमें से मुझे क्या मिले, नॉन करंट एसेट्स मिले 2,48,000 रुपए के। और मैंने यहां खोला तो करंट लायबिलिटीज मिली कितने रुपए की, 48,000 रुपए की।
तो बेटे 2,48,000 एच लिमिटेड क्या करेगी, अपने उसके अपने कितने 5,55,000 उसमें ऐड कर देगी 248 और दिखा देगी। इसी तरह से एच लिमिटेड की करंट लायबिलिटीज अपनी कितनी है 75,000 रुपए की, और बेटे 48,000 ऐड कर देगी और दिखा देगी। और इन्वेस्टमेंट्स नहीं दिखाएगी। अब इन्वेस्टमेंट्स नहीं दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट की वजह से जो जो मिला उसको दिखाएंगे, तो इससे ट्रू एंड फेयर व्यू आएगी और इस